So hi students, welcome to the third lecture of units and measurement chapter. लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने बहुत सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकाली थी, डायमेंशंस बोला गया था उनको, बट एक्चुअली उनको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ एक्सेलरेशन की डायमेंशंस बोला था मैंने शुरू के 2 लेक्चर्स में, तो वो थी LT-2. तो उनको हम डेली लैंग्वेज में या नॉर्मल भाषा में हम उनको डायमेंशंस बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट एक्चुअली उनका जो मतलब होता है बेटा, वो उनका जो टर्म है, जो उनकी प्रॉपर टर्म है, वो फिजिक्स में होती है डायमेंशनल फार्मूला. तो जैसे आगे से आपसे कोई बोले एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे LT-2. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे MLT-2. एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे ML²T-2. ओके. नाउ अब यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशंस में थोड़ा फ़र्क है ना. नॉर्मल भाषा में डायमेंशनल फार्मूला को डायमेंशंस बोल देते हैं. तो आप ज़रा इस डेफिनेशन को एक बार नोट करें. मैं बोलता हूँ, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स यूनिट्स. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स यूनिट्स. तो किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो वो क्या होती हैं, जैसे मास, लेंथ और टाइम की जो पावर्स हैं, यहाँ पे की जो पावर्स हैं, उन पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं. उन पावर्स को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं. और जब इस तरह से हम किसी क्वांटिटी की ये इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा वर्क का जो ये है, ये पूरी चीज़, इसको बोलते हैं बेटा डायमेंशनल फार्मूला. जैसे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी क्या है, ML²T-2. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, MLT-2. अब ज़रा ध्यान से देखो, डायमेंशन समझ में आ गई सबको. ये जो पावर्स होती हैं, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2. तो ये जो पावर्स होती है ना M, L और T के ऊपर, इन्हीं को डायमेंशंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको, डायमेंशंस. अब बात आती है डायमेंशनल फार्मूला की. तो डायमेंशनल फार्मूला की डेफिनेशन नोट करेंगे. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is an expression that indicates which of the fundamental units of mass, length and time enter into the units of that quantity and with what powers. तो जब डायमेंशनल फार्मूला की बात हो रही है, तो जैसे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बेटा ये पूरा है. डायमेंशंस क्या है, पावर, जैसे m की पावर 1, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर -2, वो कोई डायमेंशंस. और डायमेंशनल फार्मूला ये पूरा है, ये पूरा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है ऐसे. डू यू अंडरस्टैंड. तो ऐसे आपसे क्वेश्चन आता है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर. राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर. तो फटाफट से मुझे करके बताएं क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला. जिनको हमने अभी तक डायमेंशंस बोला था, वो एक्चुअली उनको फिजिक्स में टेक्निकल भाषा में डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं. बट डेली भाषा में आप उसको डायमेंशंस बोलोगे तो भी कोई गलत नहीं है. लेकिन दोनों के बीच में हमको फ़र्क फिर भी पता होना चाहिए. तो हम बोलेंगे कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या होता है, MLT-2. एरिया होता है L², ये कट गया एक, तो आंसर आ गया MT-2. आंसर आ गया ML-1T-2. तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है ML-1T-2. डू यू अंडरस्टैंड. और प्रेशर में अगर डायमेंशंस की बात करें तो हम बोलेंगे मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन -1 है और टाइम की डायमेंशन -2 है. क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई. चलो अब एक चीज़ और होती है, आगे लिखो एक और टर्म, थर्ड टर्म, डायमेंशनल इक्वेशन. डायमेंशनल इक्वेशन. डायमेंशनल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखो. इन एन इक्वेशन व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, कुछ नहीं है. In an equation, when a physical quantity is equated to its dimensional formula, the equation obtained is known as dimensional equation. तो बेटा कुछ नहीं है, सब घुमा फिरा के वही वाली बातें बोली गई हैं. जैसे देखो ज़रा ध्यान से, वो बोले डायमेंशंस क्या है, ध्यान से देखना. पावर लिखा हुआ है, डायमेंशंस क्या है, मास की पावर 1 तो डायमेंशन 1, L की पावर -1, T की पावर -2. तो डायमेंशंस क्या है, M की पावर 1 डायमेंशन है, -1 डायमेंशन है और -2 डायमेंशन है. अब वो बोले डायमेंशनल फार्मूला क्या है पावर का, तो डायमेंशनल फार्मूला ये लिखा हुआ जो स्क्वायर ब्रैकेट में, ये वाली चीज़. और बोले डायमेंशनल इक्वेशन लिखो, तो ये पूरी चीज़ डायमेंशनल इक्वेशन है. समझ में आया.
तो जब आप एक क्वांटिटी को इक्वेट करा देते हो उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ, ये डायमेंशनल फार्मूला है बेटा पूरा, ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को इक्वेट करा दिया उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ, तो ये जो पूरी इक्वेशन मिली है इसी इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये तीनों टर्म्स एक जैसी लगती हैं सुनने में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें, इनके बीच में। हमारे लिए डायमेंशंस बोल लें या डायमेंशनल फार्मूला बोल लें, हमने वही करके आना है, ठीक है। ओके बेटा, तो आज की क्लास में आपको डायमेंशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको जो कराऊंगा, कुछ नई क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो देखो जरा, रेनॉल्ड नंबर का एक फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन ईटा। रो क्या है? डेंसिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रो इज़ डेंसिटी, वी इज़ वेलोसिटी, ठीक है ना। ये सब क्या होता है इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। डी इज़ द डायमीटर, नोट करो। और ये जो ईटा है, दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको याद होगा हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकाली थी लास्ट क्लास में। कैसे निकालते हैं मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा लिखते हैं, मैंने आपको एक स्टोक्स लॉ बताया था, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये जो ईटा है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो F है ये फोर्स है, R जो है ये एक रेडियस है, और V जो है ये एक वेलोसिटी है। तो फोर्स हो जाएगी MLT माइनस 2 इज इक्वल टू 6 पाई, तो एक एंगल है, एंगल की डायमेंशन 1 होती है, इंटू ईटा, ईटा है नहीं पता, आर भी नहीं, आर की डायमेंशन है L और इसकी है LT माइनस 1, वेलोसिटी की LT माइनस 1 होती है। सब कुछ इस साइड ले आओ, एक L तो कट गया, एक L इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ML माइनस 1, T माइनस 1 इधर आके T प्लस 1 हो जाएगा, तो T माइनस 1। ये आ गई ईटा की डायमेंशन, ये आ गई ईटा की डायमेंशन, सब पता है, यहाँ पुट कर दो। तो देखो जरा, रो क्या है? रो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ML माइनस 3 चेक करो, हमने किया था फर्स्ट क्लास में, नहीं याद तो गो बैक। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की होती है L की पावर 3, तो मास को जब L क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ML माइनस 3। वेलोसिटी होता है LT माइनस 1, डायमीटर होता है L अपॉन ये पूरी चीज़ एज इट इज़ ML माइनस 1 T माइनस 1। सॉल्व करें, L स्क्वायर, L की बार माइनस 3 से कट के L की बार माइनस 1 आ गया, L की बार माइनस 1 ऊपर नीचे से कट गया, खत्म, L खत्म, M खत्म, T की बार माइनस 1 नीचे, T की बार माइनस 1 ऊपर, T खत्म, आंसर 1। तो रेनॉल्ड नंबर इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रेनॉल्ड नंबर कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। ये केवल एक नंबर होता है बेटा, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। टेम्परेचर ग्रेडियंट पे आते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था लेक्चर नंबर 2 में। जब भी किसी क्वांटिटी के साथ में ग्रेडियंट लगा होता है तो उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? याद करो, लगाओ दिमाग पे जोर लगाओ, वेरी गुड। तो टेम्परेचर को ग्रेडियंट के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको करना है टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा K अपॉन L, यानी कि KL माइनस 1। स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट के लिए नया फॉर्मूला चाहिए। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है H इज इक्वल टू H सिग्मा A T की पावर 4, ठीक है। H इज इक्वल टू सिग्मा A T की पावर 4। ध्यान दो, H है बेटा पावर। आपको याद है हमने हीट वाले कुछ क्वेश्चंस पिछली बार किए थे, जहाँ पे हमने थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह की डायमेंशन निकाली थी, वहाँ पे भी H एक्सप्रेशन का यूज़ किया था। तो H का मतलब होता है पावर, सिग्मा का मतलब है स्टीफन्स कांस्टेंट, ये स्टीफन्स कांस्टेंट है। A का मतलब है एरिया, नोट करते जाओ साथ साथ कॉपी में। A का मतलब है एरिया और T का मतलब है टेम्परेचर की पावर 4। तो ध्यान दो बेटा, पावर की डायमेंशन साइड में निकाल लें। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है ML स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन T। आंसर आता है ML स्क्वायर T माइनस 3, ये पावर हो गया, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो H की जगह आ गया ML स्क्वायर T माइनस 3, यहाँ से लिखा है, इज इक्वल टू सिग्मा की डायमेंशन नहीं पता, इंटू A की होती है L स्क्वायर, T की होती है K, तो K की पावर 4। सब कुछ इस साइड ले आओ, L स्क्वायर से L स्क्वायर तो कट गया, K की पावर 4 इस साइड आ जाएगी, तो सिग्मा यानी स्टीफन्स कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी M T की पावर माइनस 3, K की पावर 4। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे M की पावर 1 लिखा हुआ है, L गायब हो गया, L गायब हो गया मतलब L की पावर 0 है। इसका मतलब ये क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ आ ही नहीं रहा भैया इसकी डायमेंशन में, तो इसलिए स्टीफन्स कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, नई क्वांटिटी, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QE, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ से आया फॉर्मूला? क्लास 12 में सीखोगे, अभी रट लो बस। F इज इक्वल टू QE, तो E की डायमेंशन निकालनी है, F की हमको पता है क्या होती है, F की MLT माइनस 2 इज इक्वल टू Q की है AT इंटू E।
तो ये जो ई है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रखो, इसकी डायमेंशन मुझे नहीं पता और निकालनी है, सब कुछ इस साइड ले आओ। तो हो जाएगा MLT, टी एक उधर से भी आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ए वहाँ से इधर आएगा तो ए की बार -1। तो ये डायमेंशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, नोट करो जल्दी से। अगली क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा कैपिटल बी। सब कुछ देखने में कुछ अजीब अजीब लग रहा होगा, मैं मानता हूँ। मैं जब 11th में आया था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ये सब, है ना, कोई समझाने वाला ही नहीं होता था उस टाइम पे। तो मुझे डायमेंशन जो है ना बड़ी लेट समझ में आई थी, शायद 6-7 महीने लग गए थे मुझको समझने में, लेकिन अब तो आप समझ पा रहे हो ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 और 2 दोबारा देख कर आओ, ठीक है। यू कैन जस्ट प्ले इट एट डबल स्पीड, 2x स्पीड पे चलाओ और उसको दोबारा फटाफट से देख के आओ, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं। और दूसरी बात बेटा, नोट्स हमको ज़रूर बनाने हैं। आपको इस क्लास को ऐसे अटेंड करना है एज इफ़ यू आर सिटिंग इन अ लाइव क्लास, और आपको रजिस्टर में एक एक चीज़, चाहे मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, आपको वीडियो को पॉज कर देना है एंड यू हैव टू नोट इट डाउन। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ तो उसको आपको नोट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बेटा। कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है F = QVB। अब ये चीज़ आपको रटनी है, F = QVB। बी मैग्नेटिक फील्ड है। F की डायमेंशंस क्या है, MLT -2 = Q का मतलब AT, इसका मतलब LT -1, ये वेलोसिटी है V, और B को ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो कुछ जा रहा है, T से T की बार -1 चला गया, L भी चला गया, A इधर आ गया, तो आंसर आ गया MT -2 A -1। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस, मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कम टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसके ऊपर डायमेंशंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पढ़ने के बाद हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करना शुरू कर सकते हैं। तो आप ज़रा अपनी कॉपी में इसकी डेफिनेशन लिखें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट, क्या बोलता है प्रिंसिपल, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन ईच टर्म ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेशन is same. The dimensional formula of each term on either side of the equation is same. क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेटा कोई इक्वेशन लिखी हुई है a + b = c + d, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि इस टर्म की डायमेंशनल फार्मूला जो होगा इस टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो क्वांटिटी है, इसके जो यूनिट्स होंगे, इसके जो यूनिट्स होंगे, इसके यूनिट्स होंगे और इसके यूनिट्स होंगे, वो सेम होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, और ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है, उन सब चीज़ों के अंदर डायमेंशन सेम होनी चाहिए, या डायमेंशनल फार्मूला सबका सेम होना चाहिए। देखो बेटा, डायमेंशनल फार्मूला अगर सेम नहीं होगा तो यूनिट्स भी सेम नहीं होंगे। आपने कभी ऐसा सुना है कि 5 किलो + 10 न्यूटन = क्या? आपने तो ज़रूर सुना होगा 5 किलो + 3 किलो, अगर कोई बोले कितना होगा तो आप बोलेंगे 8 किलो, 8 kg। लेकिन 5 kg + 10 न्यूटन विल बी इक्वल टू व्हाट? कंप्यूटर भी परेशान हो जाएगा इसमें, कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्या कर रहे हो आप ये। तो दिस इज़ इनकरेक्ट, इलॉजिकल। तो ये जो है ना बिल्कुल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि आप उन दो क्वांटिटीज़ को तो ऐड कर सकते हो जिनके डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम, जो क्वांटिटीज़ एक जैसी हैं, लेकिन उनको ऐड नहीं कर सकते जो क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं। जैसे मान लो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बेटा, कैपिटल है, मास है ना, तो ये क्या है, तो फोर्स है, तो इसका क्या होगा, MLT -2। तो यू कांट ऐड दीज टू। यहाँ देखो, ये भी मास और आंसर है ये भी मास, तीनों मास ही हैं। समझ में आ रही है बात? तो यही बोला जा रहा है कि जब क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, और जो इधर की तरफ होंगी इनके डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला विल बी इक्वल। मतलब जितनी क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है, या उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। अब देखो, मेरे को आदत पड़ी हो डायमेंशंस बोलने की, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ डायमेंशनल फार्मूला, तो प्लीज़ आप समझ जाना उस चीज़ को। तो इन सब के डायमेंशनल फार्मूला सेम होने चाहिए।
चलो तो ऐसे लिख सकते हैं, ए का डायमेंशनल फार्मूला शुड बी इक्वल टू बी का डायमेंशनल फार्मूला शुड बी इक्वल टू सी का डायमेंशनल फार्मूला शुड बी इक्वल टू डी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। चलो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अगर आपको दे दिया S इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, लिखो अपनी कॉपी में क्वेश्चन, S इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। द क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। ये जो S है ये आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, A और B की डायमेंशन आपको निकालनी है, T टाइम है, T इज टाइम। करो फटाफट से, वीडियो पॉज, सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। हम बोलेंगे अप्लाइंग POH, मैं लिख दिया ऊपर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को POH बोलूँगा। क्या बोलता है ये बेटा, S की जो डायमेंशन होंगी इसकी, या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सॉरी S का, दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AT, दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ BT स्क्वायर। अरे भैया तभी तो ये टर्म्स आपस में ऐड हो रही है, और ऐड हो गए जो आंसर आ रहा है वो भी इनके बराबर ही होगा डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज। तो इसलिए POH को इस्तेमाल करते हुए ये और ये सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वाली टर्म्स हमने इक्वेट करा दी। S की डायमेंशंस क्या है, या डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, S का डिस्प्लेसमेंट का, कैपिटल L इज इक्वल टू ए को बाहर कर दो, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, इनटू T का पता है तो T लिख दो। ठीक है, ये तो हो गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में S का डायमेंशनल फॉर्मूला L इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, बी को बाहर कर दो और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख दो, मतलब बी को स्क्वायर ब्रैकेट में रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ए के डायमेंशनल फॉर्मूला की वैल्यू आएगी एल टी माइनस वन, और बी के डायमेंशनल फॉर्मूला की वैल्यू आएगी यहाँ से एल टी माइनस टू। क्या आएगी वैल्यू, एल टी माइनस टू। तो अब इसको अच्छे से नोट करें। तो इतना खूब क्वेश्चंस पूछे आते हैं, और एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तीनों क्वेश्चंस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करें, और ए, बी और सी, अगर क्वेश्चन में सी है तो थर्ड क्वेश्चन में सी है, बाकी दोनों में ए और बी है बस। तो आपको ए, बी और सी की डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, पॉज द वीडियो, टेक अबाउट 1 मिनट पर क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसके लिए आप 2 मिनट ले सकते हैं, टोटल में आगे 5 मिनट ले लें। करें कोशिश, लेट्स सी कैसे होगा। यहाँ पे देखते हैं, एक्स आपका दे रखा है मीटर में, टी आपका दे रखा है सेकंड्स में, वी आपका दे रखा है मीटर पर सेकंड में। तो बेटा ये डिस्टेंस है, ये ए क्या है हमको नहीं पता, ये बी क्या है हमको नहीं पता, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ध्यान दो। तो हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ एक्स या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी क्यूब विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी वी का क्यूब, बी वी का क्यूब। ठीक है, तो x के डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई, डिस्टेंस है तो कैपिटल L इज इक्वल टू ए का नहीं पता तो ए को ब्रैकेट में रहने दो, इनटू टी का क्यूब इधर ले आओ। तो a जो हो गया, a को मतलब इधर रहने दो इसी साइड पे, तो a को इधर ही रहने दो और टी क्यूब को इधर ले आओ, तो ये हो गया एल टी माइनस 3, a आ गया। दूसरा देखते हैं, इस x को इसके बराबर भी रखना है ना। x का डायमेंशनल फार्मूला पता है, v का पता है, b का निकल जाएगा कैसे, L इज इक्वल टू बी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, इंटू वी है बेटा वेलोसिटी, तो एल टी माइनस 1 का होल क्यूब। तो क्या आएगा, अब मैं b को लिख इधर रहा हूँ, है ये राइट हैंड साइड पे, तो मैं इधर ऐसे लिख रहा हूँ, L तो ये रहा, और ये चलो इधर ही लिखते हैं। तो b जो है उसको वहीं रहने दो, L को यहीं रहने दो, एल टी माइनस 1 के क्यूब को नीचे ले आओ। ठीक है, b को यहीं रहने दो, आंसर आएगा L अपॉन एल क्यूब टी की पावर माइनस 3, सब कुछ ऊपर, तो L की पावर माइनस 2 टी की पावर 3, ये आ गई b का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आ गई बात। अगले पे आते हैं, ये लिखी हुई है फोर्स, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला a रूट एक्स का भी है, और वही डायमेंशनल फॉर्मूला बी टी स्क्वायर का भी है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू ए रूट एक्स का भी वही है, तो ए को बाहर रहने दो, इंटू रूट एक्स का मतलब एल का रूट, तो एल का रूट मतलब एल की पावर हाफ, एल की पावर हाफ। ठीक है, तो ये एल की पावर हाफ इधर आके एल की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ये एल की पावर 1 है ही यहाँ पर। तो देखें जरा ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, एम एल हाफ टी माइनस 2।
चेक करो बेटा, ए का यही आ रहा है ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। इधर आते हैं, एफ को बी टी स्क्वायर के बराबर भी रख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एफ का और डायमेंशनल फॉर्मूला बी टी स्क्वायर का। तो लेफ्ट से आएगा एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू बी की डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, टी स्क्वायर को इधर ले आओ, टी स्क्वायर इधर आके टी की बार माइनस टू हो जाएगा, तो बी यहीं पर एम एल टी माइनस फोर, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल बी। क्लियर है ये वाली बात? आगे चलते हैं। इस बार ए बी और सी तीनों का निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें POH प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप न्यूमरेटर में अलग से और डिनोमिनेटर में अलग से लगा सकते हो। कैसे? आप बोलोगे डिनोमिनेटर में अगर मैं लगाता हूँ तो टी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही सी इंटू एक्स का होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में। न्यूमरेटर में अगर मैं लगाता हूँ तो मैं बोलूँगा ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और बीपी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो हम अलग अलग करके देखते हैं। हम पहले बोलते हैं POH ऑन डिनोमिनेटर, POH ऑन डिनोमिनेटर। ध्यान दो कैसे आएगा। हम बोलेंगे टी स्क्वायर का जो डायमेंशन फॉर्मूला और सी एक्स का है वो सेम है, तो टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू सी एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। टी स्क्वायर का तो मुझे पता है, कैपिटल टी का स्क्वायर भैया टाइम है, सी का मुझे नहीं पता, स्क्वायर ब्रैकेट इनटू एक्स आपका दे रखा है, वही लेना, मीटर मतलब लेंथ, ऐसे हो गया। तो सी का जो फॉर्मूला है वो बन गया एल की बार -1, इधर जाके -1 हो जाएगा, और टी की बार 2, ये आपका सी आ गया। बोलो। अच्छा, पूरे डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? जो टी स्क्वायर का है वही सी एक्स का है और वही पूरे डिनोमिनेटर का भी है, पूरे डिनोमिनेटर का भी वही है। यस और नो? अब देखो यार, पूरे डिनोमिनेटर को अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब इस पूरी इक्वेशन के सामने ये स्क्वायर लगा रहा हूँ ये वाले, कि भैया सबकी डायमेंशन लेनी है, तो ध्यान दो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा MLT -2 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर का क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख देता हूँ A + BP, लेकिन डिनोमिनेटर का पता है। कैसे पता है? क्योंकि मुझे टी स्क्वायर दे रखा है, ये P प्रेशर है बेटा, दिस P इज़ प्रेशर, ये मैं लिखना भूल गया, दिस P इज़ प्रेशर। ध्यान दो, ये टी स्क्वायर और ये भी टी स्क्वायर ही होगा ये पूरा। अरे भैया तभी तो इन दोनों के डायमेंशन अगर सेम हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, तभी तो ऐड हो पाएंगे। तो डिनोमिनेटर का हो गया टी स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया ML, टी स्क्वायर और टी की बार -2 आपस में कैंसिल हो गए, तो केवल ML बच गया। ये हो गया A + BP की डायमेंशंस के बराबर। तो न्यूमरेटर की डायमेंशंस इतनी आ गई। तो इसका मतलब कि ये जो A है और ये जो BP है, इन दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर है। भाई तभी तो ऐड होकर भी डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर आ रहा है, दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो इसका भी होगा, और जो आंसर आएगा उसका भी यही होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो केवल M × L है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो BP का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी क्या है, ML। अब देखो, मुझे P तो पता है प्रेशर है ना, तो मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लूँगा, मैंने निकाल लिया। तो B को ऐसे ही लिख दिया और P की जगह उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा ML -1 T -2। आप चेक कर लो, मैंने अभी निकाल लिया रफ में, इज इक्वल टू ML। M से M कट गया, L की बार -1 उधर जाके L की बार +1 हो गया, तो राइट में हो गया L², T की बार -2 उधर जाके हो गया T की बार 2। ये हो गया B का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने देखा हमने किस तरह से 3 अभी अच्छे क्वेश्चंस डायमेंशनल फॉर्मूला के POH का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए किए। ठीक है, ओके। अब मैं आपको 2 बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप जरा अपनी कॉपी में नोट करें। पहला लिखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। दूसरा लिखें, द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। मैं भी समझाता हूँ क्या मतलब है इसका, अच्छे से नोट करें इसको पहले। जैसे अगर लिखा हुआ है आपके सामने y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो बेटा साइन का ये जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और जो रिजल्ट आएगा इस फंक्शन का वो रिजल्ट y के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट वाला जो रूल है ये बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो ये जो क्वांटिटी है ना x, ये डायमेंशनलेस होगी, तो यहाँ पर x डायमेंशनलेस होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो y के बराबर होगा। तो ये जो साइन ऑफ x है ये भी डायमेंशनलेस होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे अगर लिखा हो y इज इक्वल टू
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, मान लो ऐसे कुछ लिख दिया, तो इसमें आर्ग्यूमेंट कौन सी है, ए एक्स प्लस बी टी, यस और नो। क्यों बोला जा रहा है बेटा इसको आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एंगल होता है, वो एंगल होता है, आप तो जानते ही हो, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा, तो ये एंगल है, और एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इसकी आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका एंगल क्या है, तो वो है ए एक्स और बी टी, ये दोनों चीज़ें डायमेंशनलेस होती हैं, बोथ ऑफ देम आर डायमेंशनलेस। तो अगर आपसे कोई बोले कि ए एक्स की डायमेंशन क्या है, तो आप बोलना 1, अगर कोई बोले बी टी की डायमेंशन क्या है, तो बोलना 1, ठीक है। अगर कोई बोले y की डायमेंशन क्या है, क्योंकि y साइन के बराबर है, और साइन से आंसर क्या आता है आपने देखा हुआ है, साइन ऑफ थीटा हाफ होता है, साइन ऑफ 30 हाफ होता है, साइन ऑफ 60 √3/2 होता है, साइन ऑफ 90 1 होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है। कभी आपने देखा है कि साइन ऑफ 30 डिग्री को हाफ मीटर लिखा जाए, या हाफ मीटर पर सेकेंड लिखा जाए, हाफ न्यूटन लिखा जाए, नहीं लिखा जाता, सिर्फ हाफ होता है। इसका मतलब यूनिट्स नहीं है उसके, इसका मतलब उसकी डायमेंशंस भी नहीं है। तो साइन से जो आंसर आएगा मतलब y, और ये जो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखी हुई है ये पूरी, और ये जो आंसर आएगा दोनों ही डायमेंशनलेस। ध्यान दो, अगर लिखो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मान लो ऐसे करके कोई लिख दिया, तो इसमें सोच के बताओ जरा, ओमेगा टी की डायमेंशंस क्या होंगी, ओमेगा टी की 1 होंगी, वेरी गुड। अच्छा, इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होंगी बेटा, साइन ओमेगा टी की 1 होंगी। तो इस y की डायमेंशंस किसके बराबर होंगी, इस बार y की डायमेंशंस इस a पे डिपेंड करेंगी। अगर इस a के पास डायमेंशंस हैं तो y की डायमेंशन भी a के बराबर हो जाएगी, नहीं तो y की डायमेंशन अगर a मान लो नहीं होता तो y की डायमेंशन नहीं होती। क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी की डायमेंशन नहीं है। तो ध्यान से सुनना, ओमेगा टी की डायमेंशन भी नहीं है और साइन ओमेगा टी की डायमेंशन भी 1 है। जब नहीं है बोला जाता है तो मतलब क्या है, 1 है। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, डायमेंशन जो मर्जी बोल लो, तो इसकी डायमेंशन 1 और इसकी डायमेंशन a के बराबर। समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करेंगे। इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आपको दिया हुआ a जो है वो मीटर में, ठीक है, x जो है वो भी मीटर में, और t जो है वो सेकेंड्स में। आपसे बोला गया y, k और ओमेगा, इन तीनों की डायमेंशंस निकाल दो फटाफट। फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ y, k एंड ओमेगा। चलो, तो सबका हो गया, देखते हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि kx माइनस ओमेगा टी, ये आर्ग्यूमेंट है, तो इसकी डायमेंशन 1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब kx की डायमेंशन, ओमेगा टी की डायमेंशन दोनों 1 के बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दो क्वांटिटीज़ तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब एक जैसी हो, जब उनकी डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। और क्योंकि यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट होकर जो आंसर आ रहा है उसका डायमेंशनल फार्मूला 1 है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी 1 है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी 1 है, और ओवरऑल आंसर भी 1 है। तो kx की डायमेंशन, अच्छा ऐसे मत सोचना कि इसकी डायमेंशन 1 इसकी भी 1 तो 0 हो जाएगा सर, ये तो नहीं। डायमेंशन बेटा 1 - 1 इज नॉट 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दे रखा है 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर होता है, तो 2 + 3 ऐड होते हैं, मीटर प्लस मीटर 2 मीटर नहीं हो जाता। डू यू अंडरस्टैंड। तो डायमेंशन जैसे लिखा हुआ है L है एक क्वांटिटी की, दूसरी क्वांटिटी की भी L है, अब 2L नहीं हो जाएगी, जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन भी L होगी। उसी तरह से अगर L लिखा हुआ है माइनस भी L लिखा हुआ है तो आंसर L ही आएगा, डायमेंशन कट के 0 नहीं हो जाएंगी उस केस में। समझ पा रहे हो, तो वही वाली बात है। तो अगर यहाँ पे दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है आपस में और जो रिजल्ट है वो 1 के बराबर है और उसकी डायमेंशन 1 है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी 1, इसकी डायमेंशन भी 1 और आंसर भी 1। तो kx की डायमेंशन 1, ओमेगा टी की डायमेंशन भी 1। x आपको दे रखा है मीटर में, तो इसका मतलब k को ब्रैकेट में रहने दो, x को L लिख दो इज इक्वल टू 1। तो k जो आएगा बेटा वो आएगा L⁻⁻1। ओमेगा टी पे आते हैं, ओमेगा टी पे आते हैं तो हम लिखेंगे ओमेगा की डायमेंशन नहीं पता, टी की पता है, कैपिटल T इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा की डायमेंशन आ गई T⁻⁻1। आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने आपको k की बता दी, ओमेगा की बता दी। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, ये जो साइन वाली है इसकी डायमेंशन होगी 1, तो y की डायमेंशन वही हो जाएगी जो a की होगी, y की डायमेंशन वही हो जाएगी जो a की होगी। अब a किस में नापा हुआ है, मीटर में, तो इसका मतलब a इज अ लेंथ, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि y की डायमेंशन विल बी इक्वल टू a की डायमेंशन और वो L के बराबर होगी। दिस विल बी द
answer to this question. I hope it is clear. Very good. चलो बेटा, अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या मतलब है इसका? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो आपने भी सीखा है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं. तो उसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं. सो देयर आर 3 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. पहली लिखते हैं, सबसे पहला, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. आप पहले नोट करो इसको, डायमेंशनल करेक्टनेस. डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. मैं आपको एक एक एप्लीकेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. सेकंड लिखो, टू डेराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. और जो तीसरी है इसकी एप्लीकेशन वो है टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर. कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो डायमेंशनल एनालिसिस काम में आता है. ये जो है ना, ये वाला एप्लीकेशन थर्ड वाला, यहाँ पे आप साथ में लिख लें लेटर. मतलब हम इसके बाद अभी यूनिट्स की बात करेंगे. डायमेंशनल जो जब खत्म हो जाएगा तो वील स्टार्ट द टॉपिक ऑफ यूनिट्स. तो जब यूनिट्स वाला टॉपिक कर रहे होंगे तब मैं आपको ये वाला एप्लीकेशन इसका समझाऊंगा. कि जैसे आपने सुना होगा MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है यूनिट्स का. जैसे यूनिट्स अगर लेंथ की बात की जाए तो मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है ना. उसी तरह से अगर हम मास की बात करें तो किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, एंड सो ऑन. तो जब हम उन यूनिट्स की बात करेंगे या सिस्टम्स की बात करेंगे तब मैं आपको ये वाला एप्लीकेशन बताऊंगा. अभी हम ये दोनों एप्लीकेशन देखेंगे. टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. लिखो जरा अपनी कॉपी में, सबसे पहला एप्लीकेशन, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. इसको हम विस्तार में पढ़ रहे हैं. ओके, so let's see what does this application mean. So this application states that कि ये जो एप्लीकेशन है तो इसमें लिखो जरा, this is based on principle of homogeneity. ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि वो क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं आपस में जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, है ना. और इक्वेशन अगर लिखी हुई है तो लेफ्ट साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला हैज़ टू बी इक्वल. तो यही वाली बात यहाँ पर है कि मान लो एक इक्वेशन लिख दिया आपके सामने. मान लो उसने बोल दिया कि न्यूटन ने एक इक्वेशन डिराइव करी टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, मान लो फॉर एग्जांपल, और उसने लिख दिया कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वाज फाउंड टू बी रूट ऑफ L बाई जी. रूट ऑफ L बाई जी. यहाँ पे एक 2 पाई भी है, ठीक है. अब उसने बोला कि इस इक्वेशन को देख करके इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करो और ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. अब देखो, अगर ये इक्वेशन POH को फॉलो करेगी तो ये इक्वेशन सही है. क्या बोलता है POH? कि इक्वेशन के ईदर साइड्स पे जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होने चाहिए. उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होने चाहिए. यहाँ पर बेटा L जो है वो आपको दे रखा है लेंथ है और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आपको चेक करके बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये डायमेंशंस के हिसाब से सही है कि गलत है. तो इस वाले मेथड में कुछ भी नहीं करना होता. हमको सिर्फ ये करना होता है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन निकाल लो, राइट साइड की डायमेंशन निकाल लो और चेक कर लो कि क्या वो दोनों सेम है या नहीं है. अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम हो गई तो हम बोलेंगे भैया इक्वेशन डायमेंशनली तो बिल्कुल सही है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली सही हो वो इक्वेशन वैसे भी सही हो. मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या बोला अभी, बट आप ये बस ये ध्यान रखो कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन अगर मैच हो गई तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, तो यही हमारा इसका एप्लीकेशन है. तो देखते हैं. लेफ्ट साइड पे बेटा लिखा हो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक. तो टाइम पीरियड की डायमेंशन तो टी होंगी,
है ना। तो LHS की डायमेंशन आ गई कैपिटल T, खत्म। RHS पे आते हैं। RHS की डायमेंशन जो होंगी वो होंगी 2 पाई, 2 पाई तो एंगल है, तो डायमेंशन 1 इंटू रूट ऑफ L, ऊपर L अपॉन नीचे बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कोई सी भी हो तो LT -2, है ना। तो एक्सेलरेशन तुमको याद है ना बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर ये हो गया और सेकंड स्क्वायर यहाँ से आया, नीचे आएगा ये। अब देखो L से L कट गया, T की पावर -2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया T की पावर 2 का रूट, आंसर आ गया T। चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है कैपिटल T, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी आ गई कैपिटल T। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक चीज़ सोचो बेटा, अगर यहाँ पे 2 पाई, मान लो ये सच बिल्कुल सही है इक्वेशन, मान लो अगर कोई बच्चा बोल दे कि नहीं यहाँ 2 पाई नहीं है 4 पाई है, तो ये इक्वेशन तो अभी भी डायमेंशनली सही है। क्यों? आप चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन T आएगी और राइट हैंड साइड की 4 पाई से तो फर्क नहीं पड़ता, उसकी डायमेंशन तो 1 ही रहनी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मेथड से आप इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस तो जान लोगे, आप ये जान पाओगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं। और देखो, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो जाए ना बेटा, तो वो इक्वेशन गलत है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही हो जाए तो ज़रूरी नहीं है वो इक्वेशन सही हो। जैसे अगर मान लो इस इक्वेशन में रियलिटी में यहाँ पे 2 पाई था, तो हमने चेक करा डायमेंशनली सही है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि भैया यहाँ पे तो 8 पाई है, तो बताओ जरा इक्वेशन सही है कि नहीं। तो आप डायमेंशनल मेथड से इसकी डायमेंशन तो चेक कर सकते हो, जो कि आप बोलोगे सही है सर ये इक्वेशन, लेकिन मैं तो जानता हूँ ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2 पाई है। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर इस कांस्टेंट को बदल दे, मान लो कोई बच्चा बोल दे जी यहाँ सर 12 पाई है, तो उसके हिसाब से भी इक्वेशन डायमेंशनली सही है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड डायमेंशन तो सेम आएंगी, लेकिन ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो ध्यान से सुनो, क्या क्या टेक्निक है याद रखने की। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो तो इसका मतलब उसने डायमेंशन का टेस्ट फेल कर दिया, तो वो इक्वेशन फेल हो गई, गलत है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन इस टेस्ट को पास हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसके सही होने के चांस हैं। आप ये नहीं बोल सकते अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनल टेस्ट में से पास हो जाती है तो आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोलोगे कि वो सही है, आप बोलोगे इट मे बी करेक्ट। लेकिन अगर कोई उस टेस्ट में फेल कर गई तो वो 100% गलत है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो आप ऐसे सोच लो, जैसे IIT का एक मेंस का एग्ज़ाम होता है और एक एडवांस का एग्ज़ाम होता है ना। तो जो बच्चा मेंस में पास हो जाता है, क्या वो एडवांस में ही पास हो जाता है या वो IIT पहुंच जाता है? नहीं। लेकिन जो बच्चा मेंस में फेल हो जाता है वो तो 100% IIT नहीं पहुंच सकता। डू यू अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से जो इक्वेशन इस टेस्ट में फेल हो गई, डायमेंशन वाले टेस्ट में, वो इक्वेशन गलत है। लेकिन जो इसमें से पार कर गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन सही हो गई, क्योंकि इक्वेशन के सही होने में डायमेंशंस के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। और चीज़ें कौन सी? जैसे ये वाला कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है थोड़ी पता है। कोई बच्चा K भी लिख देगा इसको तो भी वो इक्वेशन डायमेंशन के टेस्ट में पास हो जाएगी। क्लियर? अब हम इसी डायमेंशनल करेक्टनेस के ऊपर 2-3 क्वेश्चन देखें। चलो बच्चों, तो हमने अभी डायमेंशनल करेक्टनेस एक इक्वेशन का चेक करने का तरीका देखा कि डायमेंशनल फॉर्मूल या डायमेंशनल टेक्निक हमको कैसे ये बता सकती है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, है ना। और जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी वो इक्वेशन तो पक्का से गलत होगी। तो यहाँ पर यही चेक करना है कि ये इक्वेशन जो आपको 2 दे रखी है, क्या ये डायमेंशनली सही है, पहला क्वेश्चन। और अगर ये डायमेंशनली सही है या गलत है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये ओवरऑल सही है ये इक्वेशन। ठीक है, तो ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो। ये H है प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। चलो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, देन कम बैक। लेट्स सी, यहाँ लिखा हो प्रेशर इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, ये आपको कोई ब्लफ भी कर सकता है कि ये एक फॉर्मूला है ना, चेक कर लेते हैं। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली सही हो गई तो हम बोल सकते हैं हाँ शायद सही हो। प्रेशर होता है, मेरे को याद है, ml-1 T-2। जिसको याद नहीं है बेटा वो फटाफट से फोर्स अपॉन एरिया, तो वो फटाफट से इससे सॉल्व करके यही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ये। राइट हैंड साइड पे देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी का मतलब m इंटू वेलोसिटी होती है LT-1 अपॉन वॉल्यूम L3। देखते हैं, ये ऊपर चला गया तो ये आ गया ml, ये ऊपर जाकर आ गया -2 और ये आ गया T-1। चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड है ml-1 T-2 और यहाँ पे ml-2 T-1। इसका मतलब ये इक्वेशन 100% गलत है, क्योंकि ये इक्वेशन डायमेंशनली भी सही नहीं है। ये इक्वेशन डायमेंशनली कैसी है? गलत। तो हम बोलेंगे डायमेंशनल करेक्टनेस नहीं है।
ओवरऑल करेक्टनेस का तो सवाल ही नहीं उठता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लैम्डा है वेवलेंथ, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। ये एक बहुत फेमस इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। आप चैप्टर 2 केमिस्ट्री में पढ़ोगे और फिर 12th में जाके फिजिक्स में ही पढ़ोगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं। लेफ्ट में लैम्डा है बेटा, वेवलेंथ, वेवलेंथ लेंथ 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 का मतलब एल, तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन होगी कैपिटल एल। अब इसको आप स्कूल में लिखने को आएगा तो अच्छे से लिखोगे, द डायमेंशंस ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू कैपिटल एल। आर एच एस पे आते हैं। आर एच एस में एच है, एच की डायमेंशन मुझे याद नहीं रहती, फॉर्मूला याद है। क्या होता है फॉर्मूला, बताया था मैंने आपको, एच न्यू। एच न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ई क्या है एनर्जी, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर। कोई सी भी एनर्जी हो यही आती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, एच की डायमेंशन नहीं पता, न्यू की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये टी इधर आ गया, तो एच की डायमेंशन होगी टी, ऐसे आ गया तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो ये एच की डायमेंशन यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एच हो गया एम, एम ही है वेलोसिटी, एल टी माइनस 1, एम से एम चला गया, एक एल चला गया, टी की पावर माइनस 1, टी की पावर माइनस 1 चला गया, केवल एल बच गया, केवल एल बच गया। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या, कैपिटल एल, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या, कैपिटल एल। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली इट इज़ करेक्ट। क्या हम ओवरऑल करेक्टनेस पे कमेंट कर सकते हैं, द आंसर इज नो। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल सही है, और डायमेंशनली एनालिसिस करते वक्त हम ओवरऑल करेक्टनेस की बात अब नहीं कर पाएंगे। देखो जो डायमेंशनली गलत हो गई वो ओवरऑल गलत है, लेकिन जो डायमेंशनली सही हो गई वो ओवरऑल सही है कि गलत है, कांट से। तो इसमें बोलेंगे ओवरऑल करेक्टनेस कैन नॉट बी टोल्ड बाय दिस एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे डायमेंशनल एनालिसिस के, जो क्या है, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे देखो बेटा, अगर मान लो किसी एक्सपेरिमेंट कर करके, जैसे मान लो एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, हमने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इसको बार बार इसका टाइम पीरियड वगैरह नोट करा, और मान लो हम इस कंक्लूजन पे आ गए कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इसकी रस्सी है, जो धागा है, इसकी लंबाई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मान लो हम इस तरह के किसी कंक्लूजन पे आ जाते हैं थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स, है ना। वो कैसे आया उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको तो क्वेश्चन में ये बताएगा द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर बोलेगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री, इन तीनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। तो ये रिलेशन डिराइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो ध्यान से देखें बेटा, हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। इनफैक्ट स्टेप 1 मैंने आपके सामने पहले लिख दिया, क्वेश्चन तो ऐसे रीड करेगा, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ ऑफ द पेंडुलम लिख देगा स्मॉल एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिख देगा स्मॉल जी। डिराइव अ रिलेशन बिटवीन थ्री क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि स्टेप 1 में ऑलरेडी हमने ये वाली चीज़ ऐसे लिख दी इस तरह से। स्टेप 2 में आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है और उसकी जगह बेटा एक कांस्टेंट के लगा देना है। वो कांस्टेंट के डायमेंशनलेस होगा, ध्यान से देखना। तो मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू के इंटू एल की पावर ए इंटू जी की पावर बी। मैंने स्टेप 2 में आकर इस क्वांटिटी को इन दोनों के साथ रिलेट कर देना है और इन दोनों की पावर ए और बी दे देनी। अगर और कोई तीसरी क्वांटिटी होती तो सी भी लिख देता मैं उसके ऊपर। अब ये करते ही अब मैंने क्या करना है, स्टेप 3 में हमने लगाना है पीओएच, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस के बराबर होगा। और ये करके हमने ए और बी की वैल्यू को निकाल देना है, देखो कैसे। हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है बेटा कैपिटल टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखो जरा क्या है, के की डायमेंशन है 1 इंटू ये लेंथ है तो एल की पावर ए इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कोई सी भी हो, चाहे ग्रेविटी की हो चाहे कोई भी हो, एल टी माइनस 2 होती है, उसकी पावर बी। ये स्क्वायर ब्रैकेट में डालो ज़्यादा अच्छा है, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू एल की पावर ए, यहाँ से एल की पावर बी आएगा तो ए प्लस बी इंटू यहाँ से टी की पावर माइनस 2b आएगा। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे टी की पावर तो दिख रहा है बेटा 1, एल की पावर कितना है यहाँ पे,
एल तो है ही नहीं इस साइड पे, तो इसका मतलब एल की बार 0 है यहाँ पे, तो ये एल की बार 0 है, एल की बार ए प्लस बी। तो आप यहाँ से एक तो ए प्लस बी को 0 के बराबर रखोगे और दूसरा आप -2b को 1 के बराबर रखोगे। तो आप ऐसा चूज़ करो इससे एक आंसर तो फटाफट से आ जाए। जैसे मैं 1 को -2b रख देता हूँ, तो देखो क्या आता है, -2b = 1, तो b कितना आ गया, -½ कितना आ गया बी, -½ अभी आएंगे इस पे वापस रखेंगे यहाँ पे, उससे पहले ए निकालेंगे। तो a प्लस बी कितना आ गया, एल की बार यहाँ कितनी है 0, एल की बार यहाँ कितनी है a प्लस बी। तो आपको समझ में आया हमने क्या करना है, हमने पहले वो क्वांटिटीज़ को लिख देना है इस तरह से, फिर हमने उनको इस फॉर्म में लिखना है, फिर हमने POH लगाकर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिख देनी है, और फिर यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं ये वाले, इनको इक्वेट करा कर आके हमने a और b और c अगर होगा तो उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी a प्लस बी = 0, b तो पहले से ही पता है -½ तो a -½ = 0 और a आ गया +½ a आ गया +½ वापस आते हैं यहाँ पे, t को कैसे लिखा जा सकता है, k l की बार ½ g की बार -½ चेक कर लो, a आपका ½ है, b आपका -½ है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, t = k को तो k ही रहने दो, अच्छा -½ का मतलब बेटा g नीचे है डिनोमिनेटर, तो ऐसे लिखेंगे k l की बार ½ अपॉन g की बार ½ समझ गए। आगे से जब भी आपको माइनस दिखेगा समझ जाना वो डिनोमिनेटर में जाएगी वो टर्म, और डिनोमिनेटर में जाके उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी ½ और ये भी ½, तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, k l/g का रूट, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव कर ली। लेकिन बेटा इसके अंदर ये जो k है ना, इट इज़ अननोन। k की वैल्यू कितनी होगी, k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो लास्ट में मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स या फिर कुछ लिमिटेशंस बताऊंगा, तो उनमें से एक लिमिटेशन मैं आपको ये भी बताऊंगा उस टाइम पर कि k जो है इसके डायमेंशंस हम या सॉरी इसकी वैल्यू को हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने। क्वेश्चन में बोला है द स्पीड ऑफ साउंड v डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो ऑफ मीडियम एंड ऑन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम बोल सकते हैं उसको, कैपिटल E। अब ये एक नई क्वांटिटी है, आपको देखो इस क्वांटिटी के बारे में चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अभी आप ये ध्यान रखो कि ये प्रेशर होती है। कहने का मतलब ये है, या ऐसा बोल लो ये होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में चेक करो, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेस की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की होती है। तो बेटा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी डायमेंशन वही होगी जो किसकी है, प्रेशर की। नोट करो, तो इसकी डायमेंशन हो गई प्रेशर वाली। ठीक है, तो आपसे बोला है जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक तो डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो पे डिपेंड करती है। तो हम देखो स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 आप ट्राई करो अपने आप, स्टेप 1 पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो स्टेप 1 होगा बेटा कि स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू रो एंड ई। ऐसे लिखेंगे, ये इलास्टिसिटी को या इलास्टिक मॉडुलस को ई बोला हुआ है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में हम लिखेंगे v इज इक्वल टू के रो की पावर a ई की पावर b। क्लियर, v जो है, अब हम थर्ड स्टेप पे आ गए। थर्ड स्टेप है बेटा कौन सा, POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को इक्वेट कराओ। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी, LT - 1 स्पीड है भैया, किसी भी चीज़ की स्पीड हो LT - 1 इज इक्वल टू के की डायमेंशन हमेशा 1 इंटू रो मतलब ML-3। डेंसिटी की होती है ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो m हो गया, वॉल्यूम L की पावर 3 हो गई, सो इट इज़ ML-3। तो यहाँ पे ML-3 इस पूरे की पावर A इंटू E कैपिटल E मैंने निकाल रखा है यहाँ पे। प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती हैं याद करो, ML-1 T-2। देखो आपको याद नहीं है तो फटाफट से फोर्स अपॉन एरिया करके निकाल लो, लेकिन मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगी ML-1 T-2 की पावर B, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा। LT-1 इक्वल टू M की पावर इकट्ठी करो, यहाँ से A और यहाँ से B, तो M की पावर आ गई बेटा A प्लस B इंटू L की पावर इकट्ठी करो, L की पावर यहाँ से आई -3 है,
यहाँ से आई माइनस बी, ये तो समझते हो ना, -3 और a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से l की पावर माइनस बी आएगी, तो l की पावर -3 और l की पावर माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है, l की पावर -3 है इंटू l की पावर b, तो आंसर क्या आएगा, l की पावर -3 है प्लस b, पावर ऐड हो जाती है जब नीचे का सेम होता है, तो वही वाली बात है यहाँ पे, t तो सिर्फ यहीं से आएगा, तो t की पावर -2b। लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे मास तो है ही नहीं, अपनी तरफ से लिख दो m की पावर 0, ध्यान दो बेटा। तो आपने बोलना है अब आपके पास 3 इक्वेशन बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, केवल 2। क्यों, वेरिएबल कितने हैं, a और b, 2 ही हैं बस, तो सबसे आसान 2 ढूंढो और आंसर निकाल दो। देखो जरा, मैं होता तो ये करता, -2b को -1 के बराबर, t का कोफिशिएंट यहाँ पे, t का कोफिशिएंट यहाँ पे, तो हमने लिखा, यहाँ लिख देते हैं -2b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू हाफ, काम खत्म। अगले पे आते हैं, कौन सा लूँ मैं, तो a प्लस बी इक्वल टू m की पावर यहाँ पे कितनी है 0, तो यहाँ से मैं a प्लस बी लूँगा, यहाँ से मैं 0 लूँगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, तो मैं वही लिखूँगा, कहाँ लिखूँ, चलो सेकंड देखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, b आपका हाफ है, तो a आपका आ गया -हाफ, ठीक है। अब आती है इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू को पुट करने की बारी, इस वाले में, तो स्टेप 2 वाली इक्वेशन में a और b को लास्ट में आपको पुट करना है, तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू k इंटू रो की पावर a, तो रो की पावर -हाफ इंटू ई की पावर b, b कितना है +हाफ, तो यहाँ से देखो रो नीचे चला आएगा, तो k इंटू ई की पावर हाफ अपॉन रो की पावर हाफ, आंसर आता है बेटा k इंटू रूट ऑफ ई बाय रो, दिस विल बी द आंसर। नोट करो इसको फटाफट से। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स कैपिटल F डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m, स्पीड ऑफ द बॉडी स्मॉल v एंड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट स्मॉल r। तो फोर्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मास पे, स्पीड पे और डिस्टेंस पे। मास है m, स्पीड है v और डिस्टेंस है r। आपको इन चारों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है, तो आप पॉज करो, सॉल्व करो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू या डिपेंडेंट ऑन मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, mvr। आप चाहो तो कॉमा ना भी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या है, F इज इक्वल टू k m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। स्टेप 3 पे आते हैं। क्या स्टेप है बेटा, थर्ड, POH, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। लेफ्ट साइड की डायमेंशन, राइट साइड की डायमेंशन इक्वेट। लेफ्ट साइड की MLT -2 इक्वल टू राइट साइड की 1 इंटू m की पावर a, LT -1 की पावर b, L की पावर c। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। m तो एक ही है तो m की पावर a आएगा, L यहाँ से भी है तो L की पावर b और यहाँ से L की पावर c, तो L की पावर b प्लस c और t की पावर -b। यहाँ से आ गया m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखो सिंपल करना है हमको, तो a की पावर सीधा सीधा दिख गया, तो a कितना है, m की पावर जो है, m की पावर यहाँ पे a, m की पावर यहाँ पे 1, तो a 1 आ गया। ये इससे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ से b निकालो पहले, तो -b इक्वल टू -2, इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 2, b प्लस सी इक्वल टू 1, तो b प्लस सी इक्वल टू 1, b 2 है तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c कितना आ गया बेटा -1। तो ए बी सी तीनों आ गए। अब बारी आती है स्टेप 2 में ए बी सी को पुट करने की, तो इक्वेशन आई F इक्वल टू के m की पावर 1 इंटू वी देखो v क्या है, v की पावर b है ना, तो v की पावर 2 इंटू r की पावर -1। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं के mv² बाय r। तो ये जो फॉर्मूला है फोर्स का, ये एक फोर्स आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, सर्कुलर मोशन में, सॉरी चैप्टर 5 में, सर्कुलर मोशन में। तो ये फोर्स जो है खास तरह की फोर्स है, ये उस बॉडी पे लगती है जो सर्कल में घूम रही है। जो बॉडी सर्कल में घूमेगी उस पर ये फोर्स लगेगी। इस फोर्स को बोलते हैं फिजिक्स में सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स। उसकी हमको ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बने। ये जो के है, ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई k1 लिख के बोल दे तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ के बारे में पता है। मतलब ये एनालिसिस आपके कोर्स में चैप्टर 5 में आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने डायमेंशंस के 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ख़त्म कर लिए, ठीक है। अगली क्लास में हम यूनिट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे
और यूनिट्स का टॉपिक करते करते जो डायमेंशंस का एक और आपका पोर्शन बच गया, एक और एप्लीकेशन है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर किसी क्वांटिटी को आपको कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, वो हम उस क्लास में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंस दें, बहुत ज़ोर दें इस पर, अच्छी चीज़ें सारी याद रखें। और मैं आपको फिर 4th लेक्चर के बाद बताऊंगा कि NCERT में से आप अब क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।